तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे, जैसे हमने एक टॉपिक चलाया हुआ है इसमें, जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल देता हूँ कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ डिप्रेस क्लासेस मूवमेंट, यानी जो दलित वर्ग था उसका आंदोलन कैसे उसका उदय होता है और फिर कैसे उसका विकास होता है। कल हमने एक बात की थी जिसमें एक तरह से उससे पहले हमने बात की थी जो कंट्रीब्यूशन दिया था ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फुले और फिर सत्यशोधक समाज ने। और फिर उसके बाद जब अम्बेडकर का आगमन होता है तो कल हमने खासकर दो मूवमेंट के बारे में बात की थी। एक तो महाड़ सत्याग्रह और दूसरा था जो नासिक में कालाराम टेम्पल एंट्री मूवमेंट। आज हम आगे कुछ बात करते हैं। इससे पहले एक और बात हम करना चाहेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा आप इसको चाहे नोट करें तो कर लेना, क्योंकि नॉर्मली किताब में नहीं मिला कहीं पर। जो 1920 का जो दशक है, 1920 के दशक में एक तरह से हम कहते हैं कि देखो अंबेडकर का राइज तो हो ही रहा है। अंबेडकर मगर जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं वो आते हैं 1926-27 में। उससे पहले उन्होंने एक पत्र लिखे हैं, कार्य किया है एक तरह से। जो 1923 के बाद से वो एक तरह से जब भारत वापस लौटते हैं और फिर पत्रकारिता भी चलाते हैं, वकालत भी करते हैं, तो एक तरह से जो पब्लिक डीलिंग थी उसमें वो सामने आते हैं। और 1927 में और फिर 1930 में तो बड़े मूवमेंट किए जाते हैं उनके द्वारा। उसके अलावा अगर भारत में हम दलित जो आंदोलन था उसके बारे में अगर बात करते हैं तो 1920 का जो दशक है वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव लेकर आता है। 1920 से 30 का जो कार्यकाल है, लगभग जो 10 साल हैं, इस बीच में हमें एक तरह से पैन इंडिया लेवल पे बहुत सारे मूवमेंट देखने को दिखाई पड़ते हैं। और एक तरह से ये भी रहता है कि जो जिस प्रकार से अंबेडकर की जो विचारधारा फैली भारत में, तो उसको एक ग्राउंड भी मिल गया इन आंदोलनों के उदय होने से। यानी अगर कहने का भाव ये है कि मतलब भाई जो अंबेडकर का विचार या फिर अंबेडकर की विचारधारा आगे बढ़ रही थी, तो उससे पहले एक घटना वहाँ पर हो चुकी थी। और उस घटना में हम ये कहते हैं कि भाई जिस तरह से अनेक आंदोलन होते हैं और उन आंदोलनों के बाद हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जहाँ पर वो पहले से विचार अगर वहाँ पर है तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही बात मतलब एक फ़ायदेमंद रहती है अम्बेडकर के मूवमेंट के लिए। तो वो चीज़ हमें थोड़ा सा उसके ऊपर नज़र डाल देते हैं। 1920 में ऐसे युग आंदोलन चालू हुआ, सभी जानते हैं इस बारे में। उससे पहले एक अलग प्रकार का एक कॉन्सेप्ट चल रहा था सोसाइटी में। रोजलिन की किताब है, उसमें आपको ये सारा डिस्कोर्स भी मिल जाता है। तो वहाँ पर ये बताया गया है कि जो एक तरह से हम कहते हैं कि मतलब जब एक तरह से जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो औपनिवेशिक सत्ता स्थापित की गई थी, उसके पीछे एक लॉजिक दिया गया था। उस लॉजिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक विचार आता है जिसको हम कहते हैं श्वेत व्यक्तियों का बोध सिद्धांत। यानी भारत के लोग अंग्रेजों के अधीन नहीं, बल्कि अंग्रेज भारत में जो अज्ञानता फैली हुई है, ये भारत में जो पिछड़ापन फैला हुआ है, उसको दूर करने के लिए इंग्लैंड से भारत आए हैं। और ईसा मसीह ने उन्हें उनके ऊपर ये भार डाल रखा है, और जब तक वो इसको दूर नहीं करेंगे तब तक ये भार उनके ऊपर रहेगा। इसीलिए यहाँ पर अंग्रेजों ने अपना वो कहते हैं कि साम्राज्यवाद की बजाय वो कहते हैं कि हमने एक तरह से यूटिलिटेरियन स्टेट स्थापित किया है एक तरह से, या फिर वो कह सकते हैं मतलब भाई एक तरह से हमने मतलब भारत के अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पर शासन कर रहे हैं। यानी हमें फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो भी शोषक होगा, चाहे कोई भी है, चाहे वो सामाजिक शोषक है, राजनीतिक है, किसी प्रकार का शोषक है,
वो हमेशा शोषक, जिसका वो शोषण कर रहा है, उसको कभी भी ये नहीं बताएगा कि मैं तेरा शोषण कर रहा हूँ, बल्कि कहेगा भाई तुम्हें बचा रहा हूँ मैं। अगर वो कमजोर है तो कहेगा नहीं, तुम्हें जो शक्तिशाली दूसरा व्यक्ति है वो तुम्हें आके मार जाएगा कभी न कभी, इसलिए मुझे यहाँ पे रहना जरूरी है और मैं तुम्हारे भले के लिए यहाँ पे रहा हूँ। तो ये जो सारे लॉजिक हैं ये दिए गए। और इसी तरह से जैसे हम कल बात कर रहे थे, जिसमें जो रेस्टोरेंट्स थे या बार थे, ब्रिटिश जो क्लब थे, उसमें डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड के जो बोर्ड थे, उस बोर्ड के पीछे एक विचारधारा थी। वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि मतलब भाई तुम भारतीय हमारे अधीन हो या फिर हमसे नीचे हो, या फिर हम तुम्हारे शासक हैं और शासक और कहते ना कि जो शोषित है और जो शोषक है उसमें बराबरी नहीं हो सकती है। बराबरी होगी तो फिर उस जो गैप है बीच का, जो असमानता है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो वो चीज़ एक तरह से दिखाने के लिए अंग्रेज़ों ने मतलब एक नया दृष्टिकोण रखा था। उसमें कहते हैं कि हम आर्यन हैं और ओरिजिनल आर्यन हैं, क्योंकि जब हम मध्य एशिया की बात करते हैं तो दो शाखाएं आर्यों की निकलती हैं, एक यूरोप की तरफ चलेगी, दूसरी भारत की तरफ आ गई, अगर मैक्स मुलर की बात की जाए तो मगर यहाँ का जो, अगर हम 19th सेंचुरी यानी लेट 19th सेंचुरी की बात करते हैं, यानी 19वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक थे उनकी बात करते हैं, तो जो ब्रिटिश तो जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि जो एक तरह से जो प्रभाव पड़ा, जिसको हम कहते हैं कि भाई जब ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था उसके साथ जब यहाँ के जो एक तरह से जो सवर्ण वर्ग था उसने आत्मीयता दिखाई या फिर एक स्वरूपता दिखाई, तो उससे फिर इम्पैक्ट ये पड़ा, एक नया डिस्कोर्स शुरू होता है। वो जो डिस्कोर्स था वहाँ पर ये बताया गया कि मतलब जब आर्यन यहाँ के लोग हैं ही नहीं तो फिर यहाँ का मूल निवासी कौन है, यानी भारत का जो ओरिजिनल इनहेबिटेटर है वो कौन है। तो हर राज्य में यानी जो खासकर जो अछूत थे उन्होंने, और शूद्र वर्ग के जो लोग थे जैसे ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण वर्ग, खासकर मद्रास की जब हम बात करते हैं तो पेरियार रामास्वामी द्वारा जो मूवमेंट चला गया वहाँ पर भी यही अवधारणा स्थापित होती है। और पंजाब में मंगूराम मंगोवालिया की बात से आद्य धर्म ADH, तो आद्य धर्म मूवमेंट उसका भी यही था कि जब जो ओरिजिनल जो धर्म है वो यही है। इसी तरह से फिर आदि आंध्रा, आदि कन्नड़, आदि तमिल, यानी भारत के कई राज्यों में हमें एक जो 10 साल का जो अंतराल है उसमें अनेक मूवमेंट दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अनेक प्रकार की मूवमेंट दिखाई पड़ते हैं। तो एक साथ ही इतने मूवमेंट का जो उदय होता है वो कहीं ना कहीं एक समरूपता दिखाता है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि जो एक वो कहते हैं कि जैसे 19वीं शताब्दी का जो मूवमेंट रहा है या फिर 19वीं शताब्दी की जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि वो मूवमेंट ने एक आधार ऐसा प्रस्तुत किया जहाँ पर समाज में हम ये कह सकते हैं कि भाई और अधिक परिवर्तन की गुंजाइश थी। अगर वो लोग कहते हैं कि मतलब भाई जाति प्रथा है या फिर जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से अगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, यानी जिससे हम कहते हैं कि भाई कि अगर एक तरह से हम कहते हैं कि अगर भारत में अनेक प्रकार की बुराइयां थी जब 19वीं शताब्दी की बात की जाती है, चाहे वो सती प्रथा थी, चाहे विधवा विवाह था, विधवा पुनर्विवाह न होना था, या फिर बाल विवाह, या फिर एक तरह से जो नरबली था, बहुत सारी जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। एज ऑफ कंसेंट बिल के लिए भी एक तरह से पूरा आंदोलन होता है। तो जब ये एक तरह से वो कहते हैं ना कि समाज के हर हिस्से तक इसका प्रभाव नहीं बढ़ा, तो फिर जो लोअर कास्ट मूवमेंट आते हैं, तो लोअर कास्ट मूवमेंट में एक तरह से यही बात आती है कि एक जो जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि भाई जो लोअर कास्ट मूवमेंट का एक ही थीम था, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। एक सेल्फ रिस्पेक्ट इसलिए कि
केवल जो कहते हैं ना कि आत्मसम्मान की जो भावना किसी एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए। आत्मसम्मान की भावना हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति एक तरह से कहते हैं ना कि अगर पैदा हुआ है और उसको पैदा करने वाला अगर भगवान ने उसको तो किसी प्रकार से कमज़ोर पैदा नहीं किया है, मगर जब समाज में चाहे वो बंधन के माध्यम से हो या किसी प्रकार से हो, अगर उसको ये दिखाना पड़ता है कि भाई आप निम्न हो या उच्च हो, तो वो समस्यापूर्ण है। तो ये बातें एक तरह से हमें दिखाई पड़ती हैं कि अब जब हम 1920 का जब दशक की बात करते हैं तो अनेक प्रकार के मूवमेंट यानी रीजनल मूवमेंट पैदा होते हैं और उस मूवमेंट का आधार बनाकर ही आगे चलकर अंबेडकर का जो आंदोलन है उससे एक नई आवाज़ हमें उठती हुई दिखाई पड़ती है। यानी उसके जो विचार थे उनको ज़्यादा तवज्जो या फिर वो ज़्यादा लोग समझ जाते हैं। इसी बीच हम जानते होंगे कि एक महत्वपूर्ण साइमन कमीशन बना और 1928 में भारत में आया वो। और साइमन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन का जो काम था वो काम ये था कि 1919 का जो एक्ट आया था उस एक्ट की भारत में कितना उससे बदलाव हुआ या फिर कितना उस बदलाव से फ़ायदा पहुंचा, कितना नुकसान हुआ, वो चीज़ उसे एक तरह से ज्ञान मतलब एक तरह से उस चीज़ का उसको एक तरह से सर्वे करना था या उसके ऊपर रिपोर्ट बनानी थी, वो काम उसको पूरा करना था। और ये 1919 का जो एक्ट था वो 1921 से लागू हुआ था भारत में, यानी 2 साल के बाद से लागू हुआ था। और लागू होने के 10 साल के बाद इस एक्ट का एक तरह से वो कहते हैं ना कि भाई इस आयोग का गठन होना था, मगर जो ब्रिटिश सरकार थी यानी जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उसने इसको समय से पहले ही बना दिया ताकि आने वाले चुनाव में उसको कुछ फ़ायदा हो सके या दूसरी पार्टी को वो रोक सके, किसी प्रकार का ज़्यादा लिबरल आयोग या फिर कमीशन ना बना सकें। ये भी सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ है पूरे भारत में उसका विरोध हुआ और कांग्रेस ने इस विरोध का एक तरह से नेतृत्व किया। यानी अंबेडकर कहते हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था एक तरह से अगर ब्रिटिश जो सरकार ने अगर उनकी जानकारी लेने के लिए भेजा है तो इस एक्ट का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा है, अगर वो चीज़ ब्रिटिश सरकार को पता नहीं चलेगी और हम इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे तो फिर ये जो असंख्य लोग हैं उनके साथ एक तरह से ठीक नहीं होगा। तो ये बात करते हैं वो सारी बातें। तो एक तरह से अगर ये सारी बातें होती हैं तो जब साइमन कमीशन के सामने अंबेडकर की मुलाकात होती है तो वहाँ पे पूछा जाता है कि भाई वो कहते हैं कि मतलब हमारा जो हाल वो मुस्लिम वर्ग से भी ज़्यादा खतरनाक है, ख़राब है एक तरह से, क्योंकि मुस्लिम वर्ग को पता है कि भाई आप पिछड़े हुए हो और आपको अधिकार ही नहीं है किसी प्रकार का, जैसा उसमें दिखाया जाता था। और उसी पिछड़ेपन की वजह से 1909 का जो एक्ट आया उस एक्ट में उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट दिया गया, यानी वो अपने प्रतिनिधि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज सकते हैं। और इसी पिछड़ेपन या फिर बैकवर्डनेस की वजह से जो इस मत का कहते हैं कि प्रसार और बढ़ता है। 1919 का जो एक्ट आया कि इसके बाद 10 साल के बाद उसमें फिर जो सिख और मद्रास के जो गैर ब्राह्मण थे उनको और जो एंग्लो इंडियन थे उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट यानी पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया गया। तो ये जो अधिकार दिए गए इनमें एक रूपता हमें दिखाई पड़ती है कि जितने भी यहाँ पर, चलो इसको हम आगे डील करेंगे जब दलित्स के बारे में बात की जाएगी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बारे में बात की जाएगी, तो अंबेडकर कहते हैं कि भाई हमारा तो उनसे बुरा हाल है, क्योंकि हम हिंदू होते हुए भी हमसे हिंदू लोग ही हमारे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते। तो फिर वो कहते हैं कि हमें अपना विकास करने के लिए या फिर सरकार को हमारा विकास करने के लिए हमें जिस प्रकार से दूसरे वर्गों को यानी जो एक तरह से हमें भी माइनॉरिटी मान करके, हिंदू धर्म में गणना न करके हमें भी माइनॉरिटी मान करके
हमें भी वैसे संरक्षण मिलना चाहिए जैसे मुस्लिम, मद्रासी, गैर ब्राह्मण, एंग्लो इंडियन और फिर दूसरे जो लोग हैं उनको मिला हुआ है। तो फिर यहाँ पर अम्बेडकर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं कि हमें प्रत्येक निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए। खैर, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1930 में पब्लिश होती है, उसमें उसकी अनुशंसा के आधार पर ब्रिटेन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं 1930, 31 और 32 को। पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कांग्रेस ने कोई भाग नहीं लिया। दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई उसमें गांधी ने भाग लिया। जब 5 मार्च 1931 को एक तरह से गांधी इरविन पैक्ट होता है और उस पैक्ट में गांधी ये शर्त मान लेते हैं कि भाई हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको सस्पेंड कर देंगे और सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों में हम अपना रचनात्मक सहयोग देंगे। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं। और फिर जब गांधी वहाँ पर जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन में, तो वहाँ पर अम्बेडकर फिर ये बात उठाते हैं कि जो अछूत हैं उन्हें भी सेपरेट इलेक्टोरेट का राइट मिलना चाहिए, जिसकी गांधी आलोचना करते हैं और इसका विरोध करते हैं। वहाँ पर फिर एक घटना और होती है। वहाँ पर गांधी कहते हैं कि मतलब मैं जो दलित समुदाय